DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डीवास्क्रिप्ट। ये है जावा की ए टू जेड ट्यूटोरियल सीरीज की थर्ड वीडियो। पिछली वीडियो में हमने अपने सिस्टम पे जावा को इंस्टॉल करा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रेकमेंड आप पहले पिछली वीडियो देखो। इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। तो पिछली वीडियो में हमने जावा का एक प्रोग्राम लिखा था जिसको हमने सीएमडी के थ्रू रन करा था। इस वीडियो से हम अपनी जावा की डेवलपमेंट आईडीई पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आईडीई पे डेवलपमेंट काफी इजी हो जाती है। डेवलपमेंट के लिए आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हो। मैं यूज कर रही हूँ इंटेलिजे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे फाइल न्यू, और यहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे जिसका आप कुछ भी नेम दे सकते हो। बट मेक श्योर आप अपने प्रोजेक्ट को एक मीनिंगफुल नेम दे रहे हो। यहाँ पे भी जावा सिलेक्ट होना चाहिए। और जेडीके में मेक श्योर आपके जेडीके का करेक्ट वर्जन डिटेक्ट हो रहा है। पिछली वीडियो में हमने जेडीके का 24 वर्जन इंस्टॉल करा था और यहाँ पे वही वर्जन डिटेक्ट हो रहा है, तो हम इसको क्रिएट कर लेंगे दिस विंडो। और आप देख सकते हो हमारा एक जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर एक सोर्स करके फोल्डर है, यहाँ पे एक मेन डॉट जावा फाइल है। अब इस मेन डॉट जावा में कुछ बॉयलर प्लेट कोड हमें ऑलरेडी लिखा हुआ मिला है। अब ये कोड हमें इसलिए मिला है क्योंकि हम अपने जावा को कोई भी प्रोग्राम इसी के अंदर लिखते हैं और इसके बिना हमारा कोड रन नहीं होगा। अब इसमें बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हैं जैसे पब्लिक, क्लास, स्टैटिक, वॉइड, जिनका मीनिंग हमें नहीं पता। तो जैसे जैसे हम अपने जावा के टॉपिक्स कवर करते जाएंगे इनका मीनिंग भी हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पब्लिक, क्लास, ये तो दोनों कीवर्ड्स है जिनका मीनिंग हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये मेन क्या है, ये है हमारी क्लास का नेम। तो हम अपनी क्लास का नेम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे इसको चेंज करके हम लिख देते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी अपनी क्लास का नेम चेंज करा तो हमें एरर आ रहा है कि क्लास वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स डॉट जावा। तो वो बोल रहा है कि इसी क्लास का नेम भी सेम होना चाहिए। और हमें यहाँ ऑप्शन आ रहा है टू रीनेम द फाइल, तो हम इसको क्लिक करके अपनी फाइल का नेम भी चेंज कर लेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं फाइल का नेम चेंज हो गया, वेरिएबल एंड डेटा टाइप, और अब हमें एरर भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट ये पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, अगेन कीवर्ड्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये मेन क्या है, मेन एक मेथड है जो कि एंट्री पॉइंट होता है हमारी जावा की एप्लीकेशन का। अब ये क्लास नेम तो हमने चेंज कर दिया, बट हमारी एप्लीकेशन में मेन मेथड जरूर होना चाहिए, नहीं तो हमारी एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। अभी आप देख सकते हैं हमें रन फाइल का ऑप्शन आ रहा है, बट एज सून एज मैं इसका नेम चेंज करती हूँ, आप देख सकते हैं ये ऑप्शन भी डिसेबल हो गया और ये बोल रहा है द फाइल इन द एडिटर इज नॉट रनेबल। यानी कि हमने अगर मेन मेथड का नेम चेंज कर दिया तो कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा कि एप्लीकेशन को स्टार्ट किस पॉइंट से करना है। तो इसका मतलब है हम मेन मेथड का नेम चेंज नहीं कर सकते अगर हमने इसको दोबारा मेन में चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हो कि रन फाइल का ऑप्शन दोबारा इनेबल हो चुका है। नेक्स्ट ये स्ट्रिंग और ये आर्ग, ये मेन मेथड के आर्ग्यूमेंट्स है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे मेथड की बॉडी होगी, यानी यहाँ पे हम जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली वीडियो में भी सेम कोड लिखा था और इससे हमारे कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया था। इसका मतलब है हम system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर जो भी लिखते हैं वो हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाता है। अब ये system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है क्या, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं इसकी आउटपुट। और आप देख सकते हैं हमारे कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अगर इसमें हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डीवास्क्रिप्ट और इसको रन करेंगे तो हमारे कंसोल पे हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डीवास्क्रिप्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इसको अभी के लिए रिमूव कर देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से जो कि है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम मैथ्स में लिखते थे x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 20। तो उस केस में x और y क्या थे, हमारे पास वेरिएबल्स जिसपे हम 10, 20, 30 वैल्यू स्टोर कर रहे थे।
सिमिलरली जावा में भी हम डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अब इनको वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, हम किसी भी पॉइंट पे इनकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैथ्स में तो हमारे पास सिर्फ नंबर्स होते थे, तो अगर हम लिखते थे x इज इक्वल्स टू 10 तो वो चल जाता था। बट प्रोग्रामिंग में हमारे पास नंबर, अल्फाबेट्स, वर्ड्स और भी कुछ कस्टमाइज्ड टाइप होंगी। तो जावा में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। अब कोई वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा उसे हम बोलते हैं उस वेरिएबल की डेटा टाइप। तो जावा में अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि ये जो डबल स्लैश मैंने लगाया है इसका क्या मतलब है। अगर हम किसी स्टेटमेंट के आगे डबल स्लैश लगा देते हैं तो वो एक कमेंट बन जाता है। अब कमेंट क्या होता है? कमेंट एक ऐसा लाइन ऑफ कोड है जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, जिसे हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। जैसे कि अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा है जो कि दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहा है, तो हम कमेंट में लिख सकते हैं कि दिस इज द प्रोग्राम टू ऐड टू वेरिएबल्स, जिससे कि अगर कोई दूसरा पर्सन आके आपके कोड को रीड करेगा तो वो आपका कोड इजीली समझ सकता है। अब कमेंट्स भी दो टाइप के होते हैं। एक है सिंगल लाइन कमेंट, जिसके लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ करा है। नेक्स्ट है मल्टी लाइन कमेंट, यानी एक से ज्यादा लाइंस में आप अपना कमेंट लिखना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्लैश देन स्टार। यहाँ पे हम लिख देंगे अपना कमेंट, दिस इज अ ट्यूटोरियल of variables and data types। और आपने नोटिस किया होगा जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करा था, ये क्लोजिंग टैग खुद से ऐड हो गया था। तो ये है हमारे कमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये है कमेंट का एंड। तो इस तरह से हम जावा में कमेंट्स लिख सकते हैं। अब आते हैं डेटा टाइप्स पे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कितने टाइप के डेटा टाइप्स है। जावा में हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स है, एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कुछ इनबिल्ट डेटा टाइप्स है जो कि हमें जावा ने प्रोवाइड की हुई है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में रेफरेंस डेटा टाइप्स आती हैं, जैसे कि एरेज, स्ट्रिंग्स, क्लासेस, enums, ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरफेसेस। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिटेल में डिस्कस हम आगे की वीडियोस में करेंगे। इस वीडियो में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देखेंगे। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर्स के लिए हमें कौन कौन सी डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड है। तो इंटीजर्स में हमारे पास आते हैं नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। तो इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास चार डेटा टाइप्स है। फर्स्ट है बाइट, सेकंड है शॉर्ट, थर्ड है इंट, फोर्थ है लॉन्ग। अब ये चारों डेटा टाइप सिर्फ इंटीजर्स को स्टोर कर सकती हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है मेमोरी साइज का और रेंज ऑफ इंटीजर्स जो कि इनमें स्टोर हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइट डेटा टाइप। तो हम बाइट डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, जो कि इस केस में है बाइट, देन अपने वेरिएबल का नेम। अब वेरिएबल को हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, बट वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स है जो कि हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम अपने वेरिएबल को नेम दे देते हैं a, देन सेमीकोलन। जावा में हर स्टेटमेंट के एंड पे एक सेमीकोलन होता है। अगर हम इसको स्किप कर देंगे तो हमें एरर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, तो हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो अज्यूम करते हैं ये है हमारी मेमोरी। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप अज्यूम कर सकते हैं कि मेमोरी में एक ऐसा ब्लॉक बन चुका है जिसका नेम है a, बट इसमें अभी कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई क्योंकि a में अभी हमने कुछ स्टोर नहीं करा। तो इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन, यानी अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर करा है कि a नाम का एक वेरिएबल है, बट अभी हमने उसमें कुछ वैल्यू स्टोर नहीं करी। तो चले इसमें एक वैल्यू भी स्टोर कर देते हैं। सिंस बाइट इंटीजर्स स्टोर करता है तो हम इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो स्टोर कर सकते हैं। अभी के लिए इसमें वैल्यू दे देते हैं 10।
तो जब हम अपने वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो सिंस अब हमने अपने वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर दी है तो मेमोरी में भी हमारे कंटेनर में 10 स्टोर हो जाएगा। अब हम देखते हैं बाइट डेटा टाइप की रेंज, यानी बाइट में हम कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे system.out.println। इसको लिखने का एक शॉर्टकट है, आप लिखिए sout एंड देन टैब प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे बाइट की रेंज देखने के लिए हम लिखेंगे बाइट डॉट मिन वैल्यू एंड नेक्स्ट sout में हम लिखेंगे मैक्स वैल्यू। अब इस बाइट का बी तो लोअर केस में है, इसका बी हमने कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि ये बाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास है। अब रैपर क्लास को डिटेल में डिस्कस हम आगे की वीडियोस में करेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ अपनी डेटा टाइप की रेंज जानने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं और आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू में हमारे पास आया है -128 और मैक्सिमम वैल्यू में है 127। इसकी रेंज याद करने की आपको जरूरत नहीं है और ये इंटरव्यूज में भी आपसे नहीं पूछी जाएंगी। तो चलिए हम अपने ए में स्टोर करके देखते हैं 128 और आप देख सकते हैं हमें एरर आ रहा है क्योंकि बाइट की रेंज है 127 तक और अगर हम इसको 127 करेंगे तो एरर चला जाएगा। सिमिलरली -128 पर हमें एरर नहीं आएगा और -129 में एरर आएगा। तो अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि हम बाइट में सिर्फ इस रेंज के इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर हम इसको इनिशियलाइज ना करें और सीधा इसकी वैल्यू प्रिंट करने का ट्राई करें तो क्या होता है। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देती हूँ a और यहाँ पे हमें एरर आ रहा है वेरिएबल a might not have been initialized। इसका मतलब है हम किसी वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज करें उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब इनिशियलाइजेशन कंपलसरी है लोकल वेरिएबल्स के केस में। लोकल वेरिएबल्स यानी ये एक मेथड है जिसके अंदर हमने ये वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, बट वेरिएबल की और भी टाइप्स होती हैं जैसे इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उस केस में अगर हम अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं भी कर रहे फिर भी उसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएंगी और हम उसको बिना इनिशियलाइजेशन के एक्सेस कर पाएंगे, बट इस केस में इनिशियलाइजेशन इज मैंडेटरी। अब बात करते हैं इसके मेमोरी साइज का, यानी एक बाइट का वेरिएबल मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है। तो बाइट वेरिएबल मेमोरी में 8 बिट्स ऑक्यूपाई करता है। 8 बिट्स यानी 1 बाइट, इसीलिए इसका नेम बाइट रखा गया है क्योंकि ये मेमोरी में 1 बाइट लेता है। तो इसका यहाँ पे साइज लिख देते हैं 1 बाइट। अब अगर हमें इस रेंज के बाहर के वेरिएबल्स को स्टोर करना है तो उसके लिए हम ये बाकी की 3 डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं शॉर्ट डेटा टाइप की रेंज। इसके लिए हम फिर से इसकी रैपर क्लास यूज कर लेंगे short.minValue एंड short.maxValue। अभी के लिए हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट की रेंज आ चुकी है जो कि अगेन हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस नंबर को यहाँ पे स्टोर करके देखते हैं और आप देख सकते हैं हमें कुछ एरर नहीं आ रहा और इसकी वैल्यू भी प्रिंट करके देखते हैं तो ये बिना किसी दिक्कत के प्रिंट हो रहा है। और अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो अगेन हमें एरर आएगा क्योंकि हम इसकी रेंज के बाहर चले गए। तो अब बात करते हैं शॉर्ट वेरिएबल के मेमोरी साइज की। तो शॉर्ट वेरिएबल मेमोरी में लेता है 2 बाइट्स यानी कि 16 बिट्स। अब सिमिलरली हम इंट वेरिएबल की रेंज देखते हैं। इंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास का नेम है इंटीजर, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू एंड इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू और इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे आगे इंटीजर की रेंज आ चुकी है। चलिए इसे भी इस वेरिएबल में स्टोर करके देखते हैं। तो इस केस में हमें इशू नहीं आएगा, बट एज सून एज इसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे इसमें एरर आएगा। अब एक इंटीजर का वेरिएबल मेमोरी में लेता है 4 बाइट्स। सिमिलरली अब हम देखते हैं लॉन्ग की रेंज और उसका मेमोरी साइज। इसके लिए इसको चेंज कर देंगे लॉन्ग में। अब आप देख सकते हो इसको हमने लॉन्ग में चेंज करा फिर भी हमें एरर आ रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज, बट इसको तो हम लॉन्ग में स्टोर कर रहे हैं फिर भी इसमें इंटीजर नंबर का एरर क्यों आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जावा में किसी भी नंबर को बाय डिफॉल्ट इंटीजर कंसीडर किया जाता है और अगर उसको हमें लॉन्ग में स्टोर करना है तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये नंबर लॉन्ग है इंटीजर नहीं। इसके लिए हम उस नंबर के एंड में एक एल लगा देंगे और अभी एरर जा चुका है। एल हम अपर केस में भी यूज कर सकते हैं और लोअर केस में भी, बट अगर हम लोअर केस एल यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें एक वार्निंग आएगी लॉन्ग लिटरल एंड्स विद लोअर केस एल।
एंड हमें ऑप्शन आ रहा है टू रिप्लेस लोअर केस एल विथ अपर केस एल। ये वार्निंग हमें इसलिए आ रही है क्योंकि लोअर केस एल काफी सिमिलर होता है 1 के, तो हमें इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसके लिए हमें अपर केस एल को ही प्रेफर करना चाहिए। अब हम देखते हैं लॉन्ग की रेंज, लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू एंड लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू। और आप देख सकते हैं काफी बड़ी सी रेंज हमारे आगे आ चुकी है। बात करें मेमोरी साइज की, तो एक लॉन्ग का वेरिएबल मेमोरी में लेता है 8 बाइट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास लॉन्ग डेटा टाइप है जिसमें हम इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो हम बाइट, शॉर्ट या इंट का यूज क्यों करें? तो हमें हमेशा प्रेफर करना चाहिए कि हम छोटी से छोटी डेटा टाइप यूज करें। उससे क्या होगा, उससे हमारी मेमोरी सेव हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी वेरिएबल में एज स्टोर करनी है, तो हमें उसके लिए बाइट डेटा टाइप प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि एज की रेंज 127 के ऊपर नहीं जाएगी और इससे हमारी मेमोरी भी सेव होगी। तो ये थे इंटीजर्स के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स के लिए हमारे पास कौन सी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो डेसिमल नंबर के लिए हमारे पास 2 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। फर्स्ट इज फ्लोट, सेकेंड इज डबल। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप। इसके लिए हम फ्लोट का एक वेरिएबल में डेसिमल वैल्यू स्टोर करेंगे। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक काफी छोटा डेसिमल नंबर स्टोर करा है, फिर भी हमें एरर आ रहा है, और एरर है रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट बट प्रोवाइडेड डबल। ये एरर क्यों आ रहा है? जैसे इंटीजर्स के लिए हर वैल्यू को बाय डिफॉल्ट इंट कंसीडर किया जाता है, वैसे ही डेसिमल नंबर्स के लिए हर नंबर को बाय डिफॉल्ट डबल कंसीडर किया जाता है। तो हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ मेंशन करना पड़ता है कि ये वैल्यू डबल नहीं है, ये फ्लोट है। उसके लिए जैसे हमने लॉन्ग नंबर्स के एंड में एल लगाया था, हम फ्लोट नंबर्स के एंड में एफ लगाएंगे। और अब हमें एरर भी नहीं आ रहा। अब हम फ्लोट की रेंज देखने के लिए इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास यूज करेंगे, float dot min value and float dot max value। इसको रन करके देखते हैं। तो फ्लोट की रेंज हमारे कंसोल पे प्रिंट हो चुकी है। ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है। 1.4 e माइनस 45 का मतलब है 1.4 इंटू 10⁻⁻45, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू होगी ये नंबर इंटू 10⁻38। अब हम डेसिमल पॉइंट के पहले रखते हैं सिर्फ 1, और डेसिमल के बाद के नंबर को बढ़ा देते हैं और इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डेसिमल के बाद सिर्फ 7 डिजिट्स प्रिंट हुई है और लास्ट वाला डिजिट राउंड ऑफ हो गया है। और सिमिलरली अगर हम डेसिमल के पहले डिजिट्स बढ़ा दें और इसको प्रिंट करके देखें, तो यहाँ पे हमारे अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 डिजिट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो एक डेटा टाइप कितने एक्यूरेटली एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसे बोलते हैं उस डेटा टाइप की प्रिसीशन। एंड फ्लोट के केस में प्रिसीशन होती है अप्रॉक्स 7 डिजिट्स। बात करें मेमोरी साइज की, तो एक फ्लोट का वेरिएबल मेमोरी में लेता है 4 बाइट्स। अब बात करते हैं डबल डेटा टाइप की। तो इसके लिए हम डबल की रैपर क्लास यूज कर लेते हैं, डबल डॉट मिन वैल्यू एंड डबल डॉट मैक्स वैल्यू, और इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो डबल की रेंज यहाँ प्रिंट हो चुकी है, विच इज सम नंबर इंटू 10⁻⁻34, एंड मैक्स वैल्यू है सम नंबर इंटू 10⁻308। बात करें इसकी प्रिसीशन की, तो यहाँ से हम f रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये इसको एक फ्लोट नंबर कंसीडर करेगा। यहाँ पे डिजिट्स बढ़ा देते हैं और इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अराउंड 15 डिजिट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो डबल की प्रिसीशन होती है अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 डिजिट्स। तो अगर आपको एक मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए अपने नंबर की, तो आप डबल डेटा टाइप यूज करिए, बट उसके लिए मेमोरी भी ज्यादा यूज होगी। तो एक डबल का वेरिएबल मेमोरी में लेता है 8 बाइट्स। तो ये थी डेसिमल नंबर के लिए डेटा टाइप, जो है फ्लोट और डबल। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के लिए हमारे पास कौन सी डेटा टाइप्स है। तो कैरेक्टर के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा टाइप है, जो कि है कैर। अब हम कैर का एक वेरिएबल बना लेते हैं, कैर, उसका नेम रखते हैं ch। अब कैर डेटा टाइप में हम एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमें ए कैरेक्टर स्टोर करना है, तो अगर हम सीधा लिखेंगे ए, तो हमें एरर आएगा, क्योंकि ये ए को एक सेपरेट वेरिएबल कंसीडर कर रहा है, ना कि एक कैरेक्टर। तो ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ए कैरेक्टर है ना कि एक वेरिएबल,
हम इसको सिंगल कोट्स में एनक्लोज करेंगे। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसके लिए लिखते हैं एस आउट, इसमें प्रिंट करते हैं सी एच, एंड ऊपर की सिस आउट स्टेटमेंट्स को मैं अभी के लिए कमेंट कर देती हूँ और इसको चला के देखते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे कंसोल पे ए प्रिंट हो चुका है। अब कैर डेटा टाइप को लेके 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें जानना जरूरी है। पहला पॉइंट है, कैर में हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ट्राई करेंगे ए बी लिखने की तो हमें एरर आएगा। सिमिलरली डिजिट्स में अगर हम एक डिजिट स्टोर करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, 2 पे इशू आएगा। अब बात करते हैं मेमोरी में एक कैरेक्टर का वेरिएबल कैसे स्टोर होता है। अब यहाँ हमने सी एच वेरिएबल में ए कैरेक्टर स्टोर करा है। अब मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा जिसका नेम होगा सी एच, बट उसमें ए स्टोर नहीं होगा, उसमें ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिकोड स्टोर होगा। अब यूनिकोड क्या होता है, तो हर एक कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक कोड होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिकोड। तो मेमोरी में कैरेक्टर स्टोर नहीं होता, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिकोड स्टोर होता है। अब किसी कैरेक्टर का अगर हमें यूनिकोड जानना है तो हम वो कैसे देखेंगे, इसके लिए जहां हम सी एच को प्रिंट कर रहे थे उसके आगे हम लगाएंगे ब्रैकेट्स और उसके अंदर लिखेंगे इंट। अब ये मैंने क्या करा, मैंने एक कैरेक्टर के वेरिएबल को इंट में कन्वर्ट करा। इसे बोलते हैं टाइप कन्वर्जन और इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे जहां वो पहले ए प्रिंट कर रहा था अब वो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिकोड कैरेक्टर प्रिंट करेगा, क्योंकि यूनिकोड कैरेक्टर्स इंट में होते हैं और हमने अपने कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट कर दिया। इसको एक बार चला के देखते हैं और आप देख सकते हो हमारी आउटपुट में आया है 97। इसका मतलब है स्मॉल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिकोड कैरेक्टर है 97। तो अगर हमने सी एच में स्मॉल ए स्टोर करा है तो मेमोरी में सी एच में ए स्टोर नहीं होगा, क्या स्टोर होगा, 97 स्टोर होगा। दूसरा पॉइंट है, हम अपने कैरेक्टर को सिर्फ सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, डबल कोट्स में नहीं। इसको भी ट्राई करके देखते हैं और आप देख सकते हो डबल कोट्स में हमें एरर आ रहा है, रिक्वायर्ड टाइप कैर प्रोवाइडेड स्ट्रिंग। अब जब हम अपने कैरेक्टर को डबल कोट्स में लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इसे सिंगल कोट्स में लिख देते हैं क्योंकि कैरेक्टर के लिए हम डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कैर डेटा टाइप की रेंज। सिस आउट देन कैरेक्टर डॉट मिन वैल्यू। तो कैर के कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास का नेम है कैरेक्टर, इसलिए हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कैरेक्टर डॉट मैक्स वैल्यू। बट अगर हम इसको ऐसे प्रिंट करेंगे तो वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट कर देगा। हमें चाहिए इसकी रेंज, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंट में। इससे क्या होगा, ये इसको यूनिकोड में प्रिंट कर देगा और हमें यूनिकोड्स की रेंज मिल जाएगी। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट और इसको चला के देखते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू में हमारे पास आया है 0 और मैक्सिमम वैल्यू में 65,535। यानी हम कैर डेटा टाइप में 65,000 यूनिक कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। अब इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है, इनमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स बोथ लोअर केस अपर केस, डिजिट्स, सिंबल्स, इवन हम हिंदी, संस्कृत, चाइनीज और भी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें हिंदी का कैरेक्टर अपने वेरिएबल में स्टोर करना होगा तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए चलेंगे नेट पे और यहाँ लिखते हैं हिंदी लेटर्स यूनिकोड और ये सेकंड वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे हिंदी के लेटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक कोड दिया हुआ है। अब ये कोड क्या है, ये है तो यूनिकोड बट ये हमें हेक्साडेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। अब हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है, हेक्साडेसिमल में हमारे पास 0 to 9 डिजिट्स तो आते हैं, उसके साथ हमारे पास A to F लेटर्स भी आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास ABCDEF तक लेटर्स भी हैं। तो ये हिंदी के सारे कैरेक्टर्स का यूनिक हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अगेन ये हमें याद करने की तो जरूरत नहीं है, पर चलिए हम देखते हैं अगर हमें कंसोल पे इसको प्रिंट करवाना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम का हेक्साडेसिमल कोड कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने आईडी पे। यहाँ पे हम CH में स्टोर करेंगे इसका हेक्साडेसिमल कोड, बट अगर हम इसको ऐसे स्टोर करेंगे तो एरर आएगा क्योंकि कैरेक्टर में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते। इसके लिए हम अपने कोड के आगे लगाएंगे /u और आप देख सकते हैं हमारा एरर भी जा चुका है।
अब /u क्या है, इसे बोलते हैं यूनिकोड एस्केप सीक्वेंस, और ये रिप्रेजेंट करता है कि आगे हम जो नंबर लिख रहे हैं वो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है एक यूनिकोड का। तो चलिए हम ch को प्रिंट करके देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। अभी के लिए ये नीचे का कमेंट कर देते हैं, इसका हम अभी कैरेक्टर ही प्रिंट करके देखते हैं, और हमारे कंसोल पे अ प्रिंट हो चुका है। अब अगर हमें इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिकोड देखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे। इसको चला के देखते हैं, तो हमारे कंसोल पे अ का कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिकोड 2309 प्रिंट हो चुका है। सिमिलरली हम कोई भी कैरेक्टर या उसका यूनिकोड ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैर के मेमोरी साइज की। तो एक कैर का वेरिएबल मेमोरी में लेता है 2 बाइट्स। तो ये थी कैर डेटा टाइप। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप विच इज बूलियन। तो बूलियन में हम सिर्फ दो चीजें स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। इसके अलावा बूलियन में हम कुछ स्टोर नहीं कर सकते। तो चलिए बूलियन का एक वेरिएबल बना लेते हैं, बूलियन ए। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास फॉल्स प्रिंट हो चुका है। सेम हम ट्राई करते हैं ट्रू के साथ, और यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो चुका है। अब ये ट्रू और फॉल्स क्या है, ये जावा में रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। जैसे कि हमने और कीवर्ड्स देखे लाइक बूलियन, इनके जावा में कुछ मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ट्रू और फॉल्स भी जावा के रिजर्व्ड कीवर्ड्स में से है। अब हम ए में ट्रू या फॉल्स के बिना कुछ और स्टोर करके देखते हैं। लेट्स सी, अगर हमने यहाँ पे ई लगाया, ये बोल रहा है कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल ट्रू। अगर हमने यहाँ पे एक इंट वैल्यू स्टोर करी तो एरर आया है रिक्वायर टाइप बूलियन बट प्रोवाइडेड इज इंट। अब बूलियन का यूज आप उस केस में करोगे जब आपको पता है कि मेरे वेरिएबल में या तो सिर्फ ट्रू स्टोर होगा या सिर्फ फॉल्स स्टोर होगा, इसके अलावा कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी। इसकी एक एग्जाम्पल हो सकती है, अगर आपको एक प्रोग्राम लिखना है कि कोई पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं, इसके लिए आप एक बूलियन वेरिएबल ले सकते हो इज एलिजिबल, एंड अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आप उसमें ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हो। बात करें मेमोरी साइज की, तो एक बूलियन के वेरिएबल का साइज फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपके जेवीएम पे, और अलग अलग जेवीएम के अकॉर्डिंगली इसका साइज वेरी कर सकता है। तो इसके साइज में हम लिखते हैं डिपेंड्स ऑन दी जेवीएम, और ये है लास्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हमारे पास टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। इंटीजर के लिए 4, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। डेसिमल के लिए 2, फ्लोट और डबल। कैरेक्टर के लिए 1, कैर, एंड 1 है बुलियन के लिए। अब ये जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं हमने, इनको नेम देने के लिए भी सर्टेन रूल्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स। इसमें भी हमारे पास दो तरह के रूल्स आते हैं। एक तो है स्ट्रिक्ट रूल्स। स्ट्रिक्ट रूल्स वो है जिनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे कोड में एरर आएगा, और दूसरे हैं बेस्ट प्रैक्टिस रूल्स। बेस्ट प्रैक्टिस रूल्स वो है जिनको अगर आप फॉलो नहीं भी करोगे तो आपके कोड में कुछ एरर नहीं आएगा, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप इन रूल्स को फॉलो करो। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स। तो पहला स्ट्रिक्ट रूल है ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन आर अलाउड। तो चलिए इसको इधर लिख लेते हैं। अल्फाबेट्स में हमारे पास कैपिटल ए टू जेड एंड लोअर केस ए टू जेड दोनों आएंगे। डिजिट्स में 0 to 9, डॉलर में डॉलर का साइन एंड अंडरस्कोर। इसका मतलब है हम इन चारों के अलावा कुछ और ट्राई करेंगे अपने वेरिएबल नेम में तो हमें एरर आएगा। लेट्स से इंट a स्टार b इक्वल टू 10, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ एरर आ रहा है। सेम हम किसी और कैरेक्टर के साथ ट्राई करेंगे फिर भी एरर आएगा, बट अंडरस्कोर के साथ एरर नहीं आएगा, डॉलर के साथ एरर नहीं आएगा, और किसी डिजिट के साथ एरर नहीं आएगा। तो ये था रूल नंबर 1। सेकेंड रूल है फर्स्ट लेटर शुड नॉट बी अ डिजिट, यानी हमारे वेरिएबल नेम में तो डिजिट्स अलाउड है बट फर्स्ट लेटर में डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हम लिखेंगे 1ab इक्वल टू 10 तो हमें एरर आ रहा है। इसकी प्लेस पे हम अंडरस्कोर यूज करेंगे तो एरर नहीं आ रहा। सिमिलरली डॉलर यूज कर रहे हैं तो एरर नहीं आ रहा। तो फर्स्ट लेटर में डिजिट नहीं होना चाहिए, लास्ट में हम यूज कर सकते हैं डिजिट, इन बिटवीन हम यूज कर सकते हैं डिजिट, बट फर्स्ट लेटर में नहीं। थर्ड रूल देखते हैं वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव।
इसका मतलब है अगर हमने लिखा है int age इक्वल टू 10 और अब हम उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं एज से ही बट विद द कैपिटल ए, तो इस केस में हमें एरर आएगा कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल एज, यानी आपने एज तो डिफाइन ही नहीं किया है। तो इसका मतलब है इसको एक्सेस करते टाइम उसका केस भी सेम रहना चाहिए। अगर हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं विद द कैपिटल ए तो उसमें भी हमें इशू नहीं आएगा क्योंकि ये एक सेपरेट वेरिएबल माना जाएगा। नेक्स्ट रूल है स्पेसेस आर नॉट अलाउड। तो वेरिएबल के नेम में हमने देखा कि ये सिर्फ 4 चीजें अलाउड है। इसके अलावा अगर आप स्पेस भी ट्राई करोगे तो उसमें भी आपको एरर आएगा। ये भी देख लिखते हैं a स्पेस b इक्वल टू 10 और यहाँ हमें एरर आ रहा है। तो फिफ्थ रूल है वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। अब कीवर्ड्स क्या है? जावा में कीवर्ड्स कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम उनको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। अभी तक हमने काफी कीवर्ड्स पढ़े हैं, जैसे कि ये इंट है, ये भी एक कीवर्ड है। पब्लिक, क्लास, स्टैटिक, वॉइड, ये सब कीवर्ड्स हैं। अगर आप ट्राई करोगे सेम वेरिएबल नेम देने का, लेट्स से यहाँ पे हमने लिखा इंट क्लास इक्वल टू 10, तो हमें एरर आएगा। सिमिलरली वॉइड पे भी एरर आएगा, स्टैटिक पे भी एरर आएगा और इन सब कीवर्ड्स पे एरर आएगा। अब जावा में और भी बहुत से कीवर्ड्स हैं, उनके नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम जावा के टॉपिक सीखते जाएंगे हमें समझ आता जाएगा कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का ये मीनिंग है और खुद से ही हम उसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज करेंगे। तो ये थे वेरिएबल नेमिंग के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेस्ट प्रैक्टिस रूल्स भी हैं। तो सबसे पहला बेस्ट प्रैक्टिस रूल है वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। अब हमने ऊपर अपने वेरिएबल्स को नेम दिया ए बी सी एक्स वाई कुछ भी, तो अगर कोई दूसरा डेवलपर हमारे कोड को आके पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना कि इस वेरिएबल में हम एक्चुअली में स्टोर क्या कर रहे हैं। दूसरे डेवलपर के लिए क्या, अगर हम खुद उस कोड को 1-2 महीने बाद पढ़ेंगे तो हमें समझना मुश्किल हो जाएगा कि हमने एक्चुअल में इसमें करा क्या है। तो इट इज रेकमेंडेड कि आप अपने वेरिएबल को एक मीनिंगफुल नेम दो जिससे कि समझना आसान हो जाए कि आप उस वेरिएबल में एक्चुअल में स्टोर क्या कर रहे हो। सेकेंड रूल है यूज कैमल केस फॉर योर वेरिएबल्स। अब कैमल केस क्या होता है? लेट्स से आपके वेरिएबल नेम में 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स है, जैसे टोटल सैलरी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर तो स्मॉल ही होगा बट नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल में। अगर इसके बाद भी कुछ वर्ड्स है तो उसका भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे। लेट्स से टोटल सैलरी, इन का आई कैपिटल, मे का एम कैपिटल इज इक्वल्स टू 1000। इसके अलावा एक और बेस्ट प्रैक्टिस रूल है जो कि है फाइनल वेरिएबल को लेके, जो कि हम जब फाइनल वेरिएबल को डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देखा और हमने वेरिएबल नेमिंग रूल्स डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।